तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है उसी क्रम में आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ। आज मकर संक्रांति भी है और संडे भी, तो एक तरह से दो हॉलीडे एक ही दिन पड़ गए। शायद अलग अलग दिन पड़ते तो बात दूसरी थी, ज़्यादा मज़ा आता। तो सबसे पहले आप सबको मकर संक्रांति की लाख लाख शुभकामनाएं। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जो मकर संक्रांति है और जो आज का संडे है, ये दोनों चीज़ें आपके जीवन में अप्लाई हो जाएं। जो मकर संक्रांति का मिठास है गुड़ के तिलवे का, वैसी मिठास आपकी लाइफ में आ जाए और जो संडे का आराम है, ऐसा आराम ऐसा सुख आपके जीवन में बना रहे। यही ईश्वर से प्रार्थना है। चूँकि आप लोग खुश रहेंगे, आप लोग सुखी रहेंगे, आप ही मेरा परिवार हो, तो आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। तो ये तो रही आज की छुट्टी की बात। अब चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। और सच कहें तो आज की जो कहानी है, ये कहानी भले ही हमारे हिंदुस्तान की मीडिया ने तवज्जो ना दी हो, शायद ही किसी ने आपको बताया होगा, शायद ही आपने ऐसी कोई न्यूज़ देखी होगी, लेकिन ये कहानी इंटरनेशनल मीडिया में, जिस समय रशिया और यूक्रेन के वार में ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं, ऐसे टाइम में ऐसी घटनाओं का होना एक तरह से इंटरनेशनल मीडिया और जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसमें भूचाल ला चुकी है। क्योंकि कहानी अगर आप अपने देश से रिलेट करके देखेंगे कि अगर ऐसी चीज़ आपके देश के किसी सांसद या फिर किसी ऐसे बड़े व्यापारी के साथ हो तो क्या उसका इम्पैक्ट होगा। तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। इस कहानी की शुरुआत करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2022 के दिसंबर महीने से। रसिया से 4 लोग, जिसमें 2 दंपति थे, एक वहाँ के सांसद थे, एक बिजनेसमैन था। ये 4 लोग रसिया से दिल्ली आते हैं घूमने के लिए। एज ए टूरिस्ट दिल्ली आते हैं, कुछ दिन दिल्ली में घूमते हैं। अब चूँकि उन्हें दिल्ली में घूमना था तो एक एजेंट भी चाहिए, ट्रैवलिंग एजेंट हो, गाइड हो जो उन्हें घुमा सके। लिहाजा उन्होंने एक ट्रैवलिंग एजेंट, एक गाइड को हायर किया, जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह बाकायदा उनको पूरा दिल्ली घुमाते हैं, जो भी फेमस जगह थी उन सारी जगहों को घुमाते हैं। और घुमाने के बाद जब दिल्ली भर का उनका टूर हो जाता है तो फिर वो इंडिया की अलग अलग जगहों पे एक्सप्लोर करने के लिए, घूमने के लिए जाने लगते हैं। पैसे की कोई कमी उन लोगों के पास थी नहीं। जितेंद्र सिंह से वो कहते हैं कि जो भी तुम्हारा पैसा बनता हो, अपना पैसा वगैरह बता देना, हमारे साथ चलो, पूरे इंडिया का टूर हमें करा दो। चूँकि जो तुम्हारे घुमाने का तरीका है वो हमें बड़ा पसंद आया। अब एक दूसरे देश का सांसद अगर आता है, आने के बाद कहता है पैसे की कोई कमी नहीं थी, तो कोई भी इंसान हो मना कर नहीं पाएगा। जितेंद्र भी मना करते नहीं। न कर पाने की वजह से जो जितेंद्र थे, इन 4 के साथ, जिसमें एक सांसद, एक बिजनेसमैन, एक कपल, इन 4 के साथ भारत के अलग अलग जगहों पे घूमने के लिए इनके साथ हो लेते हैं। सबसे पहले ये भुवनेश्वर जाते हैं। भुवनेश्वर में कंधमाल जिला जाते हैं। वहाँ पे एक हिल स्टेशन है, उसको घूमते हैं। उसके बाद एक दूसरी जगह पे जाते हैं, वहाँ भी घूमते हैं। और छोटी छोटी जगहों को घूमने के बाद ये उड़ीसा के रायगढ़ा में एक होटल है, साई इंटरनेशनल होटल। वहाँ पे रहने के लिए, आराम करने के लिए 22, कायदे से कहें तो 21 की शाम को 5 बजे वहाँ पे पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद इंटरनेशनल होटल था, होटल में रूम वगैरह ये सारे लोग लेते हैं। 4 अलग अलग रूम बुक होते हैं। एक में वो सांसद साहब जाते हैं, एक में वो बिजनेसमैन जाता है, एक में ये कपल जाते हैं, और एक में जो गाइड था जितेंद्र सिंह, वो जाता है। आराम वगैरह करते हैं सारे लोग, रात को खाना खाते हैं और फिर प्लान बनता है कि अगले दिन हम लोग कोरापुट जाएंगे। सारा प्लान बन चुका है। जो भी चीज़ थी इन 4 लोगों ने जितेंद्र सिंह को समझा दी कि अगले दिन यहाँ पे जाना है, इतने बजे हम लोग निकलेंगे, यहाँ पे ऐसे ऐसे घूमेंगे, फिर अगला स्टे हमारा यहाँ पे होगा। ये सारी चीज़ें समझाते हैं। जितेंद्र को भी अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे, जितेंद्र को कोई दिक्कत नहीं थी। 21 तारीख की रात बीतती है, 22 तारीख की सुबह आती है। ये तीनों लोग, जितेंद्र और वो कपल और ये सांसद साहब, जिनका नाम पावेल एंटेओव था, पावेल और जो दोनों कपल थे और जितेंद्र, ये तीनों लोग अपने अपने रूम से निकलते हैं
लेकिन जो चौथा शख्स था, जिसका नाम था व्लादिमीर बेदेनेव, लगभग 60-61 साल उम्र थी, ये चौथा शख्स 10-11 बज जाते हैं लेकिन अपने रूम से नहीं निकलता। शुरुआत में सबको लगता है कि ये आराम वगैरह कर रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था और प्लान एक दिन पहले से ही सेट था कि अगले दिन कहाँ जाना है, और ये चौथा शख्स जब नहीं निकल रहा था तो ये लोग उसके रूम के दरवाजे पे जाते हैं, दरवाज़ा वगैरह नॉक करते हैं, लेकिन अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आता। अब चूँकि एक सम्मानित आदमी है तो उसके कमरे में ऐसे घुसा भी नहीं जा सकता था, लिहाजा काफ़ी देर तक खटखटाते हैं, लेकिन जब कोई आवाज़ अंदर से नहीं आती और इधर जो सर्विस स्टाफ के लोग थे वो भी धीरे धीरे रूम सर्विस वगैरह देने के लिए रूम के पास इकट्ठे होते जा रहे थे। कोई ब्रेकफास्ट पूछने वाला था, कोई रूम सर्विस वाला था, कोई स्वीपर था, लेकिन जब अंदर से कोई आवाज़, कोई हलचल या फिर कोई रिस्पांस नहीं मिलता तो फिर हिम्मत करके ये सारे लोग जो रसिया से आए थे उस इंसान के दरवाजे को खोलते हैं। दरवाज़ा खोलते हैं, आदमी गिरा पड़ा था, चारों तरफ शराब की बोतलें थी। सबको लगता है कि क्या हो गया, ये बेहोश हो गया या फिर ओवर ड्रिंक कर लिया या फिर क्या बात है। फ़ौरन उस शख्स को उठाते हैं, उठाने के बाद पास के एक हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, लेकिन जैसे ही डॉक्टर उस इंसान को देखते हैं, व्लादिमीर बेदेनेव को, तुरंत ही उसे डेड घोषित कर देते हैं। अब आदमी जो रसिया से घूमने आया अचानक से अपने रूम में मरा पड़ा हो, ये बात ना तो सांसद को हजम होती है, ना ही जो दोनों कपल थे, ना ही रूम के स्टाफ को हजम होती है। मामला हमारे एक फ्रेंड मुल्क का था, रसिया जैसे देश का था, लिहाजा फ़ौरन इस आदमी का पोस्टमार्टम होता है, चेकअप होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही इस आदमी का अंतिम संस्कार हो जाता है। 22 तारीख की ये घटना है, 23 तारीख बीतता है। 23 तारीख को जहाँ कहीं लोगों को जाना था, सारे प्लान कैंसिल होते हैं, चूँकि साथ का एक आदमी इस तरह से मर चुका था। प्लान कैंसिल होता है, सारे लोग अपने अपने रूम में जाते हैं, दुखी मन से आराम करते हैं। 23 तारीख बीतती है, 24 दिसंबर आता है। 24 दिसंबर को जो सांसद थे वहाँ के, पावलेंटेव, वो एक खिड़की के पास तीसरे फ्लोर से नीचे गिर के मरे पाए गए। अब ये चीज़ जैसे ही लोगों के सामने पड़ी कि जो सांसद थे वो भी दूसरे ही दिन मर चुके हैं, तो एक तरह से वहाँ की लोगों की हालत ख़राब हो गई। फ़ौरन मामला पुलिस में गया, पुलिस आती है, लाश को उठाती है, उठाने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पोस्टमार्टम वगैरह होता है, मामला धीरे धीरे निकल के बाहर आता है। हिंदुस्तान में तो ये मामला ज़्यादा प्रकाशित नहीं हुआ, लेकिन जब ये खबर रसिया पहुँचती है, चूँकि जो ये सांसद थे वो मौजूदा गवर्नमेंट के अपोनेंट जो पार्टी है उस पार्टी की ये सांसद थे। अब ये खबर जब रसिया पहुंचती है तो एक तरह से रसिया में हड़कंप मच जाती है, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को रिलेट करके देखें कि अगर कभी किसी कांग्रेस के सांसद के साथ इस टाइम पे किसी दूसरे मुल्क में ऐसी घटनाएं हों तो एक तरह से राजनीतिक भूचाल हमारे देश में मच जाएगा। और यही चीज़ पावेल के मरने के बाद हुई। पावेल के मरने के बाद लोग तरह तरह की बातें करने लगे। जो पावेल था वो पुतिन का सबसे बड़ा विरोधी था। पुतिन ने चाहे यूक्रेन पे अटैक करवाया, बाकी चाहे जितनी चीज़ें पुतिन ने करवाई, सारे के सारे में जो पावेल था वो पुतिन का बहुत बड़ा विरोधी था। और इससे पहले जो व्लादिमीर था बेदेनेव, जिसकी शराब की वजह से मौत मानी गई, वो भी पुतिन का विरोधी था। और 2 दिन के अंदर दोनों संदिग्ध हालत में मर जाते हैं। मरने के बाद अचानक से किसी को कुछ खबर नहीं होती, इससे पहले उनका अंतिम संस्कार भी हो जाता है। संस्कार जो होता है हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से हो जाता है। अब ये तीनों बातें जब बाहर निकल के सामने आती हैं, इंटरनेशनल मीडिया में पड़ती हैं, तो एक तरह से सबको यही लगता है, खासकर जो विदेशी मीडिया है उनका यही लगना है कि इन दोनों की मौत के पीछे पुतिन का ही हाथ है। क्योंकि पुतिन का कुछ ऐसा रिकॉर्ड रहा है कि जिसने भी पुतिन के खिलाफ कहीं भी आवाज़ उठाई है, कुछ टाइम बाद वो मर ही गया। एक रशियन तेल कंपनी थी लुकायल, पुतिन से उसकी नहीं जमी। कुछ दिन बाद 1 सितंबर 2022 को सेम तरीके से जैसे ये खिड़की के पास गिरा और मर गया, सेम तरीके से वो भी मरा पाया गया। एक दूसरा व्यापारी था, उससे पुतिन की नहीं बनी, वो भी मर गया।
एक जर्नलिस्ट था, वो भी सेम तरीके से अचानक से कहीं गया और गायब हो गया। तो पुतिन के शासनकाल में ये चीज़ें कोई सामान्य नहीं थी। और इधर हिंदुस्तान में भी 2 लोग संदिग्ध रूप से मर गए, और उसमें से एक अपोनेंट पार्टी का, अपोजिशन का एमपी था। लिहाजा एक तरह से हाहाकार मचता है इंटरनेशनल मीडिया में, और रशिया में भी एक तरह तरह की बातें होती हैं, लोग तरह तरह की बातें कहते हैं। लेकिन इसी बीच जो रसिया की गवर्नमेंट थी उसका एक स्टैंड आता है। रशियन गवर्नमेंट कहती है, जो रशियन काउंसिल के लोग थे वो कहते हैं कि इन मामलों में कोई भी शंका की या फिर कोई भी ऐसी संदिग्ध चीज़ नहीं है। इन लोगों की मौत नेचुरल हुई है। नेचुरल होने के साथ साथ एक ने ज़्यादा शराब पी थी और दूसरे का पैर फिसला और ये दोनों लोग मर गए। 24 तारीख बीत गई, इधर 25 आता है, 26 आता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी किसी की नहीं आई है। 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3 तारीख को एक तीसरा शख्स जो कि रसिया का ही था, रसिया का विरोधी था, माफ़ कीजिएगा, रशियन गवर्नमेंट का, पुतिन का विरोधी था, पेशे से इंजीनियर था, एक जहाज़ में काम करता था, जहाज़ का इंजीनियर था। 3 जनवरी साल 2023 को जैसे ही वो जहाज़ महाराष्ट्र से निकलती है और कहीं जाने के लिए उड़ीसा के उस पोर्ट पे रुकती है, जो कि इस जगह से महज कुछ ही 100 किलोमीटर दूर था। जैसे ही उस पोर्ट पे रुकती है, रुकने के बाद सारे लोग उतरते हैं थोड़ा सा ताज़ी आबो हवा लेने के लिए। लेकिन वो जो इंजीनियर था, जिसका नाम था मिकालाओ, ये अपने जो उसका रूम था उस रूम से बाहर नहीं आता। सारे लोग उसको खोजने के लिए जाते हैं, दरवाज़ा वगैरह खटखटाते हैं, लेकिन अंदर से कोई आवाज़, कोई सूचना, कोई जानकारी जब नहीं मिलती तो उसका दरवाज़ा खोला जाता है। वो भी अपने कमरे में मरा पाया गया। एज भी ज़्यादा नहीं थी, लगभग 40-45 साल उम्र थी, पेशे से इंजीनियर था, अच्छी खासी बॉडी थी, एकदम स्वस्थ रहता था। अचानक से वो भी अपने कमरे में मरा जब पाया गया। तो एक तरह से ये तीनों मामले 2 हफ्तों के अंदर हुए थे। तीनों मामलों में उड़ीसा के पास ही हुआ। तीनों के तीनों रसिया के थे, तीनों की तीनों पुतिन के विरोधी थे, और तीनों की मौत में जो हमारी पुलिस ने काम किया वो अपने आप में अजीब तरह की शंका पैदा करती है। सबसे पहला सवाल जो था कि अगर ये तीनों ईसाई थे तो इनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से क्यों हुआ। दूसरा सबसे बड़ा सवाल, मामला एक एमपी की मौत का था, तो उसकी बॉडी को उसके देश क्यों नहीं भेजा गया। तीसरा सबसे बड़ा सवाल था कि अगर पुलिस को लग रहा था कि इसमें कुछ संदिग्ध हो सकता है और ये दूसरे देश का मामला है, तो हमें पोस्टमार्टम कराने के बाद जो बिसरा होता है, जिसमें शरीर के कुछ अंग आते हैं, जैसे हथेलियाँ आती हैं, थोड़ा सा लीवर आता है, और बिसरा रखने का जो मेन काम होता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मरने के बाद कई चीज़ें होती है। एक होता है प्री मॉर्टम, उसमें बॉडी को बस देखा जाता है, देखने के बाद चेक किया जाता है ऊपर से ही कि इसमें कहाँ का इंजरीज़ हैं, किस वजह से इसकी मौत हुई होगी। जैसे अगर किसी इंसान का गला कटने से मौत हुई है तो प्री मॉर्टम में यही निकलेगा, देखने पे कि इस इंसान का गला काटा गया जिसकी वजह से ब्लीडिंग हुई और इस इंसान की मौत हो गई। ये चीज़ें प्री मॉर्टम में आती हैं। उसके बाद जब पोस्टमार्टम होता है तो उसमें ये चीज़ निकल के सामने आती है कि इसको किस तरह के हथियार से काटा गया, एंगल ऑफ कटिंग कैसा था, एंगल ऑफ इंसिडेंट कैसा रहा होगा, या फिर इसको कोई और इंजरी तो नहीं हुई थी, या फिर पहले जहर वगैरह तो नहीं दिया गया था, इसने ड्रिंक वगैरह तो नहीं की थी। ये सारी चीज़ें पोस्टमार्टम में आती है। लेकिन अगर पोस्टमार्टम में ये रिपोर्ट आती है या फिर नहीं आती है, तो भी बिसरा रिपोर्ट में इस इंसान ने क्या खाया था, इसके इंसान के शरीर में कोई दवा तो नहीं थी, या फिर कोई एलर्जी तो नहीं थी, या फिर इसके बॉडी का शेड्यूल लास्ट कुछ दिनों में कैसा रहा है, ये सारी चीज़ें बिसरा से ही क्लियर होती है। यानी जो पहला मामला था 61 साल के उस पहले शख्स का, जिसका नाम था बेदनेव, जिसे ये कह के उसका मामला बंद कर दिया गया कि उसने ज़्यादा शराब पी और ज़्यादा शराब पीने की वजह से वो मर गया। तो शराब ज़्यादा पीना या कम पीना, ये चीज़ बिसरा से ही पॉसिबल थी। तो बिना बिसरा रिपोर्ट सुरक्षित रखे पुलिस ऐसा कैसे कर सकती है।
और एक सवाल जो सबसे ज़्यादा चुभ रहा था लोगों को और आज भी परेशान कर रहा है, वो सवाल बस इतना सा था कि एक एमपी अगर दूसरे देश में जाता है या फिर कोई दूसरा भी शख्स हो दूसरे देश में जाता है, जाने के बाद मरता है, तो क्या उसकी बॉडी को उसके देश नहीं भेजना चाहिए? और अगर अपने ही देश में अंतिम संस्कार कर रहे हैं तो उसका उसके धर्म, उसके जात, उसके कल्चर के हिसाब से क्यों नहीं हुआ? और जो रसिया की गवर्नमेंट है बिना मामले को जाने पहले ही कैसे ये बात क्लियर कर सकती है कि इस मामले में कोई संदिग्ध नहीं है? पुतिन के साथ ये कोई पहला वाकया नहीं था। ऐसे न जाने कितने मामले ऐसे थे जिसमें पुतिन के विरोधियों का ऐसी संदिग्ध हालत में मौत होती है। मौत होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं होती, फौरन लाश का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अमूमन ईसाई होने के बाद भी लाशों को जला दिया जाता है। ना ही कोई डिटेल्ड जांच होती है, ना ही कोई पड़ताल होती है, और मामला रफा दफा हो जाता है। जो पावेल एंटोनेव, बीच में रसिया ने यूक्रेन पे एक मिसाइल अटैक किया था। उसमें एक 6-7 साल की बच्ची घायल हो गई थी। जैसे वो बच्ची घायल होती है तो उस अटैक का सबसे ज़्यादा विरोध, सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज जो किया था, इसी पावेल ने किया था। जो सबसे पावरफुल सांसदों की लिस्ट वहाँ पे बनी है उसमें एक नाम पावेल का भी था। जो पुतिन के सबसे बड़े विरोधियों की लिस्ट बनी है उसमें भी एक नाम पावेल का था। यानी अगर कायदे से देखा जाए तो जैसे नरेंद्र मोदी जी के, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनके सामने राहुल गांधी की शख्सियत थी, या फिर यूँ कहें कि असदुद्दीन ओवैसी की शख्सियत है, वैसे ही कुछ शख्सियत पावेल भी अपने देश में रखता था। लेकिन ये घूमने आता है अपने 5 लोगों के साथ। 5 लोगों में से 2 लोग मरते हैं, एक हिंदुस्तानी ही था, और बाकी जो 2 लोग बचे, उनके बचने का एक कारण ये भी हो सकता है कि वो दोनों कपल थे और एक दूसरे के साथ रहते थे। बहरहाल ये सारी बातें जब चलती रहती हैं तो जो हमारी हिंदुस्तान की पुलिस है वो इन दोनों कपल को और जितेंद्र सिंह को उठाने के बाद दिल्ली लाती है। लाने के बाद पूछताछ वगैरह करती है, लेकिन कहीं से इस बात की पुष्टि नहीं होती कि इन दोनों का, तीनों का हाथ किसी भी मामले में था। लेकिन सारे सवाल अभी भी वही के वही हैं और इनका जवाब मिलना एक तरह से अब नामुमकिन है, क्योंकि लाश जलाई जा चुकी है। ना पोस्टमार्टम हो सकता है, ना ही बिस्रा रिपोर्ट आ सकती है। जो रिपोर्ट बन चुकी वही फुल एंड फाइनल रिपोर्ट है, क्योंकि जब लाश ही नहीं है। और एक सवाल जो सबसे बड़ा था, मैंने आपको बताया नहीं, दिमाग से उतर गया। जब पावेल की लाश मिलती है तो उस लाश के पास, चूँकि 3 फ्लोर से ये गिरा था, लेकिन उस लाश के पास एक भी बूंद खून नहीं था। तो ये भी अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली बात थी। लेकिन अब ये मामला भी जांच के अधीन है। अगर कुछ होता है तो शायद निकल के सामने आएगा, लेकिन इस मामले की तार जो है एक तरह से अगर आप जोड़िए तो सुशांत सिंह राजपूत से भी जाके जुड़ते हैं। 1 साल बाद मैंने आपको बताया था कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का स्वीपर था पोस्टमार्टम हाउस का, उसने देखा था कि जो पोस्टमार्टम होने जा रहा है ना, उसका वीडियोग्राफी और सुशांत सिंह राजपूत के, और उसकी बॉडी पे, सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी पे कुछ चोट के भी निशान थे। वो कहता थक गया, लेकिन उसके बाद भी ना वीडियोग्राफी हुई और रात में ही पोस्टमार्टम हो गया। तो कई ऐसे मामले होते हैं जिसमें पुलिस कुछ इस तरह से काम करती है, जिसके बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पे और बाकी चीज़ों पे इस कदर शक होता है कि अगर शायद पुलिस ने सही भी किया हो, इस मामले में कोई भी सच्चाई नहीं हो, फिर भी एक बार डाउट आता है कि अगर सच्चाई नहीं थी तो भी पुलिस ने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया। और ये सारे सवाल अब शायद काल के गर्भ में रह जाएंगे और इनका जवाब कभी निकल के सामने नहीं आएगा। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। ऐसे 5-6 मामलों में जिसमें पुतिन के विरोधियों का ऐसे अचानक से मौत हो जाती है। कत्ल कहने वाला था, लेकिन कत्ल अभी तक कहीं से प्रूफ ही नहीं हुआ। बाकी आप खुद समझदार हैं। लेकिन आज तक किसी भी मामले में कोई भी जांच, कोई भी पड़ताल ठीक तरीके से हुई नहीं। अगर जो भी थोड़ी बहुत जांच हुई उसमें सारी मामले एक्सीडेंटल डेथ के ही घोषित हुए। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। और 2-3 दिनों में मेरा एग्ज़ाम है, तो शायद कुछ डिस्टर्बेंस रहे, क्योंकि शिक्षा और डिग्री भी कहीं ना कहीं ज़रूरी है।
तो प्रयास करूंगा कि डिस्टर्बेंस ना हो, लेकिन अगर होती है तो उसके लिए आपसे पहले ही माफ़ी चाहूँगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।